जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे शिक्षा जगत की तमाम ऐसी खबरें जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो सबसे पहली खबर है वह खबर है 10वीं के ऊपर शिक्षण संस्थान 12 से खुलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं ये अनलॉक की प्रक्रिया है और यह अनलॉक की प्रक्रिया जो है 7 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगी। यहाँ देखेंगे रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लब व जिम 50% ग्राहक की क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकारी निजी दफ्तर सामान्य रूप से खुलेंगे। टीका के दोनों डोज ले चुके लोगों को ही प्रवेश। शादी समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि राज्य सरकार ने अनलॉक 4 में 11वीं 12वीं के स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान खोलने का फैसला लिया है। ये सभी 12 जुलाई से 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय अब सामान्य रूप से खुलेगी। सरकारी कार्यालयों में केवल कोरोना का टीका लिए हुए आगंतुकों का प्रवेश होगा। श्राद्ध, अंतिम संस्कार और शादी समारोह में 25 की जगह अब 50 लोग शिरकत कर सकेंगे। रेस्टोरेंट, क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल की कुल क्षमता 50% उपस्थिति के साथ खुलेगी। इस अवधि में विद्यालयों व विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है दोस्तों। यहाँ पर सारी चीज़ तो खुलने की बात कह दी गई है, लेकिन विद्यालय और विश्वविद्यालय के द्वारा अभी कोई परीक्षा नहीं ली जाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को ही उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद अनलॉक 4 पर निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद 1:25 बजे ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है 10th के ऊपर की जितनी स्कूलें हैं वह 12 तारीख के बाद यानी कि 12 जुलाई के बाद ये खुलने लगेंगी, लेकिन अभी भी स्कूल में परीक्षाएं अभी नहीं होंगी। और यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रशिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, मॉल व सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अभी नहीं खुलेंगे। राज्य सरकार ने साफ किया कि विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण केंद्र, 11वीं 12वीं के स्कूल को छोड़कर अन्य 10वीं तक के स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस प्रकार मंदिर, मस्जिद आदि धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल व सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल खिलाड़ियों के लिए अभ्यास के लिए खोले जाएंगे, किंतु इस सुविधा का उपयोग केवल कोरोना टीका प्राप्त व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग द्वारा तथा मास्क पहनने आदि संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन जो हो सके। तो यहाँ पे कोचिंग को अभी बंद रखने की बात कही गई है। मंदिर, मस्जिद को भी बंद रखने की बात कही गई। और यहाँ देख सकते हैं कि आने वाले समय में भी आप देखेंगे क्या कि माध्यमिक, मध्य और प्रारंभिक विद्यालयों पर 15 दिनों में निर्णय ली जाएगी, मंत्री के द्वारा कहा गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय जो है कक्षा 1 से 10 तक के खोलने पर निर्णय 15 दिनों बाद लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण में सुधार की स्थिति जारी रहती है तो इंटर की पढ़ाई आरंभ होने के 2 सप्ताह बाद इन विद्यालयों को खोले जाने की समीक्षा की जाएगी। और यहाँ देखिए सभी संबंधित के विचार और सलाह से ही इस पर अंतिम फैसला होगा। 11वीं और 12वीं के विद्यालयों में जो पाठ पहले दिन से पढ़ाए जाएंगे उन्हें ही दूसरे दिन भी दोहराया जाएगा, ताकि 50% रोजाना उपस्थिति के कारण किसी बच्चे का कोई पाठ ना छूटे। यानी कि दोस्तों, जैसा कि आज जो पढ़ाया गया 50% छात्रों को, वही सेम चीज़ अगले दिन भी पढ़ाया जाएगा अगले 50%। यानी कहने का मतलब, अगर 100 बच्चे हैं तो पहले दिन मात्र 50 बच्चे को बुलाया जाएगा और दूसरे दिन बचे हुए 50 बच्चों को फिर बुलाया जाएगा और वही सेम चीज़ पढ़ाया जाएगा जो पहले दिन पढ़ाई गई थी। और यहाँ नाइट कर्फ्यू जो है अभी भी जारी रहेगी, रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो यहाँ देख सकते हैं कि रात्रि कर्फ्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य में रात्रि कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवा को छोड़ आवागमन जो है पाबंदी रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त ई पास से निजी वाहन से लोग आ जा सकेंगे। सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध है। और यहाँ दुकान, पार्क व उद्यान खुलने के समय और शर्तों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और सभी पार्क जो हैं अभी सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे और जो दुकानें हैं वो शाम 7 बजे तक यहाँ पर खुलने की बात कही गई है।
अगली जो खबर है दोस्तों, ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित खबर है। बहुत ही बड़ी खबर है कि बिहार में 8,853 एएनएम की होगी बहाली। तो देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी बहाली है कि राज्य में विभिन्न अस्पतालों में 8,853 एएनएम की बहाली संविदा के आधार पर होगी। राज्यसभा समिति ने इन पदों के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमाधारी एएनएम का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। अभ्यर्थियों का बिहार नर्सिंग निबंधन काउंसिलिंग से निबंधित होना अनिवार्य है। राज्य सरकार समिति द्वारा सूचना के अनुसार 21 जुलाई के बाद जो है यहाँ पर आमंत्रित किए जाएंगे आवेदन। एएनएम पद बहाली के बाद प्रति माह 11,500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए 2177, सामान्य महिला के लिए 1167, कमजोर आय वर्ग के लिए 665, कमजोर आय वर्ग महिला के लिए 323, और यहाँ देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1088, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 897, एससी के लिए 995, एससी महिला के लिए 531, पिछड़ा वर्ग के लिए 606, और यहाँ पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 314, एसटी के लिए 86, एसटी महिला के लिए 20, पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 284 पदों का यहाँ निर्धारण किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो ऑनलाइन जो अप्लाई होगी जो है 21 जुलाई से आपकी ऑनलाइन जो है आवेदन की जाएगी। अगली जो बड़ी खबर है दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक के 94,000 पदों के लिए काउंसलिंग शुरू। तो दोस्तों बहुत दिनों से जो प्रक्रिया जो चल रही थी कि 5 जुलाई से यहाँ पर नियोजन स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ देख सकते हैं कि राज्य में तकरीबन 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सोमवार से आरंभ हो गई। वैसी नियोजन इकाइयों में जहाँ दिव्यांग के आवेदन नहीं आए हैं उनमें 12 जुलाई तक यह काउंसलिंग चलेगी। पहले दिन नगर निकाय में काउंसलिंग हुई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि दिन भर जो है राज्य भर की पहले दिन राज्य भर की 71 नगर निकाय नियोजन इकाइयों में हुई काउंसलिंग है। 390 पदों के लिए 258 अभ्यर्थी मध्य विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए चयनित किए गए। 23 जून को ही शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षकों काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया था। नियोजन कार्यक्रम के मुताबिक मंगलवार को नगर निकाय नियोजन इकाइयों में पहली से 5वीं के शिक्षकों की जो है अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सभी जिलों के जिला मुख्यालयों में होगी। सोमवार को भी मध्य विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थी की काउंसलिंग जिला मुख्यालय में हुई। शिक्षा विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से काउंसलिंग केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर पहले दिन जो है यहाँ पर कितना लोगों की सिलेक्शन हुई, तो 390 पदों के लिए 258 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ। और यहाँ देखिए पहले दिन 132 पद जो है रिक्त रह गए। देख सकते हैं यहाँ पर नगर निकाय नियोजन इकाइयों में मध्य विद्यालय के 390 पदों पर हुई काउंसलिंग में सिर्फ 258 शिक्षक जो है अंतिम रूप से चयनित हुए। 132 पद खाली रह गए हैं। जो अकेले पटना में 22 पद खाली रह गए हैं, जबकि 35 पदों में से सिर्फ 13 का ही चयन किया जा सका। और 9 जिले में एक का भी चयन नहीं हुआ। देख सकते हैं कि कटिहार और नालंदा, सहरसा, रोहतास में 14 अभ्यर्थी चयनित किए गए। 9 जिले ऐसे भी थे जहां एक भी शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग के उपरांत चयनित नहीं हुए। इनमें भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शेखपुरा शामिल हैं। काउंसलिंग के बाद वैशाली में 11 पद, सीतामढ़ी में 11, सहरसा में 15, नवादा में 5, खगड़िया में 8 पद खाली रह गए हैं। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि परिवार में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो दूसरे को अनुकंपा का लाभ नहीं। तो ये कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया। देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने हरेंद्र कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया, साथ ही दायर अर्जी को खारिज कर दिया। इसके पूर्व कोर्ट को बताया गया कि आवेदक के पिता पुलिस विभाग में तैनात थे। नौकरी में रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पिता के मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदक ने विभाग में आवेदन को दिया। विभाग ने यह कहते हुए आवेदन को नामंजूर कर दिया कि परिवार के अन्य सदस्य नौकरी में है तो परिवार के दूसरे सदस्य को अनुकंपा पर बहाली नहीं की जा सकती। विभाग के निर्णय को मृतक कर्मी के दूसरे पुत्र ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नौकरी पाना किसी कर्मी के सदस्य का अधिकार नहीं है। यह व्यवस्था कर्मी की मृत्यु के परिवार में वित्तीय संकट उत्पन्न नहीं हो, इसलिए सरकार ने यह नीति बनाई। तो ये जो फैसला है दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा कि अगर परिवार में किसी की मृत्यु होती है जो सरकारी नौकरी में है, अगर पहले से एक और कोई सरकारी नौकरी में है परिवार में, तो जो है अनुकंपा पे नौकरी नहीं दी जा सकती है।
अगली जो खबर है दोस्तों, यहाँ पे आईटीआई में नामांकन को रजिस्ट्रेशन हुआ आरंभ। तो देख सकते हैं यहाँ पर राज्य के 149 सरकारी आईटीआई एवं 41 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गया। नामांकन के लिए एंट्रेंस टेस्ट की तिथि अभी तय नहीं हुई है। 5 अगस्त तक इसके लिए परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। आईटीआई व पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेटर एंट्री में से नामांकन के लिए बीसीईसी की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रक्रिया चल रही है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आईटीआई संस्थानों में लगभग 25,000 सीटों पर नामांकन होगा। यानी कि दोस्तों आईटीआई में जो एडमिशन होगा वो 25,000 सीटों के लिए होगी। इसमें 2 दर्जन से अधिक ट्रेडों में मैट्रिक पास अभ्यर्थी 1-2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीधे दूसरे वर्ष में नामांकन के लिए भी 5 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है होगा। और यहाँ देख सकते हैं कि 149 सरकारी आईटीआई व 41 पॉलिटेक्निक में होगा नामांकन। एंट्रेंस टेस्ट की तिथि अभी तय नहीं है, 5 तक भरे जाएंगे फॉर्म। अगली जो खबर है दोस्तों, यहाँ पर जेई मेन और नीट का ऐलान इसी सप्ताह किया जाएगा। इंजीनियरिंग और मेडिकल्स में दाखिले से जुड़ी जेईई मेन व नीट की जो परीक्षा होगी उसके लिए छात्रों को अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी पूरी योजना तैयार कर ली है। इसी हफ्ते में इसकी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल जुलाई और अगस्त में ही इन परीक्षाओं को कराने की तैयारी है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो एनटीए ने जेईई मेन और नीट परीक्षा के आयोजन की पूरी योजना शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है, जिसकी मंजूरी के बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि इन परीक्षाओं की शुरुआत जुलाई के अंतिम हफ्ते से होगी, जिसमें जेईई मेन के बचे 2 सत्रों में से एक सत्र की परीक्षा कराने की योजना है। अभी एनटीए ने यह घोषणा राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार को देखते हुए बनाई है। साथ ही संक्रमण की किसी नई लहर के आने से पहले इसे पूरा कर लेना चाहती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जेईई और नीट के लिए परीक्षा कराने की बात कही गई है और साथ ही कि तीसरी कोई लहर ना आए उससे पहले परीक्षा हो जाए। और सूत्र के माने तो लंबे मंथन के बाद परीक्षाओं के इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें विशेषज्ञों की राय ली गई है। हालांकि इस पर अभी शिक्षा मंत्रालय और पीएमओ की मंजूरी मिलना बाकी है। सूत्रों की माने तो परीक्षाओं को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा। 15 दिनों की पूर्व सूचना के आधार पर ही इन परीक्षाओं को कराने की तैयारी है। यानी कि परीक्षा से 15 दिन पहले ही छात्रों को सूचना दी जाएगी। वैसे भी मंत्रालय ने इन परीक्षाओं को स्थगित करते हुए समय यह साफ कहा था कि इन परीक्षाओं को स्थिति सामान्य होने पर कभी भी 15 की नोटिस पर कराया जाएगा। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि एनटीए ने मंत्रालय को सौंपा प्लान। जुलाई अगस्त में आयोजन संभव। इन परीक्षाओं की शुरुआत जुलाई के अंतिम हफ्ते से होगी। तो यहाँ पर अच्छी बात है जो दोस्तों कि जो परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं छात्र, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जुलाई के अंतिम हफ्ते से परीक्षा होने की बात कही जा रही है। अगली जो खबर है दोस्तों, यहाँ पर पटना वुमेंस कॉलेज में 19 जुलाई से एंट्रेंस एग्जाम। देख सकते हैं कि पटना वुमेंस कॉलेज पीडब्ल्यूसी के नए सत्र के नामांकन को लेकर नोटिस जारी किया गया है। एंट्रेंस एग्जाम, मॉक टेस्ट, एंट्रेंस का रिजल्ट, ऑफलाइन एडमिशन की जानकारी दी गई है। तो देख सकते हैं कि कब कब यहाँ पर परीक्षाएं हैं। एमसीए के लिए 19 जुलाई, बीसीए के लिए 20 जुलाई और एएमएम के लिए जो है 23 जुलाई, सीईएमएस के लिए जो है 24 जुलाई, बीएमसी के लिए है यहाँ 26, एम बायो के लिए 27, बीबीए के लिए 28, बीकॉम के लिए 29 जुलाई, बीएससी के लिए 30 जुलाई, बीए के लिए 31 जुलाई। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार से एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर होगी। और एंट्रेंस टेस्ट का जो रिज़ल्ट है यहाँ पर एमसीए 23 जुलाई। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया है। जिन छात्रों को एग्ज़ाम यहाँ देना है वो अपने एंट्रेंस टेस्ट की डेट को देख सकते हैं। ऑफलाइन एडमिशन लेने की तारीखें भी बता दी गई हैं। यहाँ देख सकते हैं एमसीए बीसीए 2 अगस्त और यहाँ पर देख सकते हैं एएमएम सीईएमएम और 6 अगस्त है, बीकॉम 9 अगस्त, बीएससी 10 अगस्त, बीए 13-14 तारीख को है। दो दिन है। और मॉक टेस्ट की जो तारीख है देख सकते हैं यहाँ पर बताई गई है कि कब कब मॉक टेस्ट कौन से तारीख को कौन समय कराई जाएगी, ये बताया यहाँ गया है। और यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया है कि पीपीयू 2 को छोड़ 57 सहायक प्राध्यापकों की सेवा संपुष्टि। पाटलिपुत्रा में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पद सृजन, अवशोषण एवं पुष्टिकरण समिति की बैठक हुई। इसमें 59 सहायक प्राध्यापकों की सेवा संपुष्टि से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। ये सभी सहायक प्राध्यापक विभिन्न विषयों में तथा विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत हैं। 2 सहायक प्राध्यापकों की सेवा संपुष्टि इस बैठक में इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि उनके द्वारा संबंधित दस्तावेज नियम परिनियम के अनुकूल जो है विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराए जा सके। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बताई गई है कि 59 सहायक प्राध्यापकों की सेवा संपुष्टि से संबंधित जांच इनकी की गई है।
और यहाँ देखेंगे कि बैठक में समिति के सभी सदस्यों की सहमति व स्वीकृति के पश्चात 57 सहायक प्राध्यापकों की सेवा संपुष्ट की गई। मीडिया प्रभारी बी.के. मंगलम ने कहा कि अभिषद की आगामी बैठक में इसे पारित करा जाएगा, तत्पश्चात इस संबंध में अधिसूचना निर्गत कर दी जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि सहायक जो प्राध्यापक है इसकी संख्या किस प्रकार है। तो मनोविज्ञान के 4, मैथिली के 1, अंग्रेजी के 3, रसायन शास्त्र के 21, भूगोल 7, गृह विज्ञान 3, गणित 5, भौतिकी 3, दर्शन शास्त्र के 7, अर्थशास्त्र के 3 और कुल मिलाकर देखें से दोस्तों यहाँ पर 57 सहायक प्राध्यापकों की संख्या इस प्रकार बताई गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।